तुरिन, इटली, 3 जनवरी 1889। सुबह की ठंडी सड़क पर एक 44 साल का आदमी अचानक एक घोड़े के पास दौड़ता है, घोड़े को गले लगाता है और फिर फूट फूट कर रोते हुए बेहोश हो जाता है। अगले 11 साल वो पूरी तरह से पागल रहेगा, बिना किसी होश के। लेकिन इससे पहले इस आदमी ने ऐसी किताबें लिखी थीं जिन्होंने पूरी पश्चिमी सभ्यता को हिला दिया। उसका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। ईश्वर मर चुका है, जो तुम्हें मार नहीं सकता वो तुम्हें मजबूत बनाता है। सुपरमैन। आपने ये शब्द सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आदमी ने ये कहा वो अपनी जिंदगी के आखिरी 11 साल एक सब्जी की तरह जिया, कि उसकी किताबें पहले बिकी नहीं, कि उसे गलत समझा गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और नाजियों ने उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया। और आज आप इन शब्दों के पीछे की असली कहानी सुनेंगे। रुडिगर साफ्रांस्की की शोधपूर्ण जीवनी के आधार पर हम नीत्शे को एक इंसान के रूप में समझेंगे। एक ऐसा इंसान जो पादरी का बेटा था लेकिन ईसाई धर्म का सबसे बड़ा आलोचक बन गया, जो प्रोफेसर था लेकिन एकेडमिक दुनिया से बाहर हो गया, जो दोस्ती चाहता था लेकिन अकेलेपन में जिया, और जिसने अपनी पूरी जिंदगी भयानक सिरदर्द, कमजोर आंखों और बीमारी में काटी, फिर भी लिखता रहा। आज आप जानेंगे कि सफरिंग और ग्रेटनेस का क्या कनेक्शन है, कि कैसे दर्द एक दार्शनिक को जन्म देता है और कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान दुनिया को नई आंखें दे सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं एक छोटे से जर्मन गांव से, जहां 1844 में एक लड़का पैदा हुआ जिसे नहीं पता था कि वो इतिहास बदल देगा। अध्याय 1। 15 अक्टूबर 1844 प्रशा के एक छोटे से गांव रोकेन में एक लड़के का जन्म होता है। घर में खुशियां हैं। पिता कार्ल लुडविग नीत्शे एक लूथरन पादरी हैं। दादा भी पादरी थे, परदादा भी। ये परिवार ईश्वर की सेवा करता आया है पीढ़ियों से। और अब ये नन्हा फ्रेडरिक, ऐसा लगता है कि इसका भविष्य भी तय है। चर्च की घंटियां, प्रार्थनाएं, बाइबल के पाठ, यही इसकी दुनिया होगी। लेकिन नियति के अपने मजाक होते हैं। सफ्रांस्की बताते हैं कि नीत्शे का बचपन सिर्फ धार्मिक संस्कारों में ही नहीं, बल्कि एक गहरी त्रासदी में भी डूबा हुआ था। जब फ्रेडरिक सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता की मौत हो गई। और यह कोई साधारण मौत नहीं थी। कार्ल लुडविग को दिमाग की एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया था। शायद ब्रेन ट्यूमर, शायद कुछ और। महीनों तक वो धीरे धीरे टूटते गए, अंधे हो गए, पागल हो गए और आखिर में बहुत दर्द के साथ मर गए। एक 5 साल के बच्चे ने अपने पिता को इस तरह मरते देखा। और जैसे ये काफी नहीं था, कुछ महीनों बाद उसके छोटे भाई जोसेफ की भी मौत हो गई। 2 साल का मासूम बच्चा। अब घर में सिर्फ औरतें थीं। माँ फ्रांसिस्का, बहन एलिजाबेथ, दादी और 2 अविवाहित चाचियां। छोटा फ्रेडरिक इन 5 औरतों के बीच पड़ा हुआ। एक ऐसा घर जहां दुख की खामोशी थी, जहां ईश्वर का नाम लिया जाता था लेकिन सवाल नहीं पूछे जाते थे, जहां धैर्य को गुण माना जाता था और गुस्से को पाप। सफ्रांस्की एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं। इस बचपन ने नीत्शे के अंदर कुछ बुनियादी सवाल बो दिए। अगर ईश्वर इतना दयालु है तो मेरे पिता को इतनी तकलीफ क्यों हुई? अगर धार्मिकता का इनाम मिलना है तो हमारा परिवार इतना टूट क्यों गया? ये सवाल तब तो नहीं पूछे गए। एक 5 साल का बच्चा क्या पूछेगा? लेकिन ये सवाल उसके अंदर दबे रह गए, बीजों की तरह जो बाद में फूटेंगे। फ्रेडरिक बहुत गंभीर बच्चा था। दूसरे बच्चे खेलते थे, वो किताबें पढ़ता था। दूसरे शोर मचाते थे, वो पियानो पर धुनें बनाता था। स्कूल में उसके साथी उसे छोटा पादरी बुलाते थे, क्योंकि वो इतना शांत, इतना अनुशासित और इतना गंभीर था। लेकिन ये गंभीरता सिर्फ बाहरी थी। अंदर एक तूफान धीरे धीरे बन रहा था। 14 साल की उम्र में फ्रेडरिक को शूलफोर्टा नाम के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। ये स्कूल जर्मनी के सबसे पुराने और सख्त स्कूलों में से एक था। यहाँ सुबह 5 बजे उठना होता था। पूरा दिन अध्ययन, लैटिन, ग्रीक, धर्मशास्त्र और सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन यूनानी साहित्य। यहीं इन पुराने ग्रीक किताबों के बीच नीत्शे को एक अलग दुनिया दिखी।
होमर की इलियड में उन्हें ऐसे नायक मिले जो ईसाई संतों जैसे नहीं थे। वे विनम्र नहीं थे, वे गर्व से भरे थे। वे दूसरे गाल नहीं देते थे, वे लड़ते थे। वे स्वर्ग की आशा में नहीं जीते थे, वे इसी धरती पर महानता चाहते थे। सफ्रांस्की लिखते हैं कि यूनानी संस्कृति से नीचे का ये पहला परिचय एक तरह का प्रेम था। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन का जश्न मनाया जाता था, उसे नकारा नहीं जाता था, जहां ताकत को गुण माना जाता था, कमजोरी को नहीं। ये उस ईसाई दुनिया से बिल्कुल उलट थी जिसमें वो पला बढ़ा था। लेकिन अभी वो सिर्फ एक छात्र था। अभी उसके अंदर का विद्रोही पूरी तरह जागा नहीं था। वो अभी भी धार्मिक कविताएं लिखता था, अभी भी प्रार्थना करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक दरार आ रही थी। एक घटना सफ्रांस्की विशेष रूप से बताते हैं। 16 साल की उम्र में नीत्शे ने एक निबंध लिखा, फेट एंड हिस्ट्री, यानी भाग्य और इतिहास। इसमें उसने एक खतरनाक सवाल पूछा, क्या हम वाकई अपनी मर्जी से ईसाई बने हैं, या हमें बस ऐसा बनाया गया है क्योंकि हम एक ईसाई परिवार और समाज में पैदा हुए हैं? ये सवाल आज आसान लगता है, लेकिन 1860 की जर्मनी में एक पादरी के बेटे के लिए ये सवाल पूछना एक छोटी क्रांति थी। ये सवाल कह रहा था कि शायद हमारी आस्था हमारी चुनाव नहीं बल्कि हमारी परिस्थिति का नतीजा है। स्कूल के प्रिंसिपल इस निबंध से खुश नहीं हुए, लेकिन नीत्शे रुका नहीं। उसके अंदर अब सवाल उठने शुरू हो गए थे, और जो लड़का एक बार सवाल पूछना शुरू कर दे वो कभी पूरी तरह रुक नहीं सकता। सफ्रांस्की बताते हैं कि इस दौर में नीत्शे की सेहत भी खराब होने लगी। भयानक सिरदर्द जो घंटों रहते थे, आंखों में दर्द, पेट की समस्याएं। डॉक्टरों को समझ नहीं आता था कि ये क्या है, लेकिन अब हम सोच सकते हैं कि शायद ये सिर्फ शारीरिक नहीं था, शायद ये उस आंतरिक संघर्ष का असर था जो उसके अंदर चल रहा था। वो दुनिया जिसमें वो पला बढ़ा था और वो दुनिया जो उसे ग्रीक किताबों में दिख रही थी, इन दोनों के बीच एक युद्ध शुरू हो गया था, और युद्ध हमेशा दर्द लाता है। 1864 में नीत्शे ने शूलफोर्टा से ग्रेजुएशन किया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाना था, और यहीं पर उसकी जिंदगी का अगला अहम मोड़ आने वाला था। लेकिन यूनिवर्सिटी में उसे क्या मिला? कौन से विचार, कौन से लोग उसकी जिंदगी बदलने वाले थे, और कैसे एक धर्मशास्त्र का छात्र अचानक रास्ता बदलकर दर्शन की ओर मुड़ गया? अध्याय 2। 1864। 19 साल का फ्रेडरिक नीत्शे बॉन यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी मां फ्रांसिस्का ने तय किया है कि बेटा धर्मशास्त्र पढ़ेगा, पिता की परंपरा आगे बढ़ेगी। लेकिन फ्रेडरिक के अंदर अब वो बीज अंकुरित होने लगे हैं जो शूलफोर्टा में बोए गए थे। सफ्रांस्की बताते हैं कि बॉन में नीत्शे का पहला सेमेस्टर एक अजीब द्वंद्व में बीता। सुबह वो धर्मशास्त्र के व्याख्यान में बैठता था, जहां प्रोफेसर बाइबल की व्याख्या करते थे, लेकिन दोपहर में वो क्लासिकल फिलॉलॉजी की क्लास में चला जाता था, जहां प्राचीन यूनानी और लैटिन ग्रंथों का अध्ययन होता था। ये सिर्फ दो विषयों का चुनाव नहीं था, ये दो दुनियाओं के बीच का चुनाव था। एक दिन की बात सफ्रांस्की विशेष रूप से दर्ज करते हैं। धर्मशास्त्र के एक व्याख्यान में प्रोफेसर समझा रहे थे कि बाइबल को कैसे सही तरीके से पढ़ा जाए। नीत्शे ने हाथ उठाया और पूछा, लेकिन अगर हम होमर को पढ़ते समय हर शब्द को ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर आलोचनात्मक नजरिए से देखते हैं, तो बाइबल के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? क्या बाइबल भी एक प्राचीन टेक्स्ट नहीं है? क्लास में सन्नाटा छा गया। यह सवाल खतरनाक था। यह सवाल पवित्र और साहित्यिक के बीच की दीवार गिरा रहा था। प्रोफेसर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, शायद दे नहीं सकते थे, लेकिन नीत्शे के लिए जवाब मिल गया था, खामोशी में। उस दिन के बाद उसने धर्मशास्त्र की क्लास में जाना लगभग बंद कर दिया। एक सेमेस्टर, बस इतना काफी था। 1865 में नीत्शे ने अपनी मां को एक पत्र लिखा, मैं धर्मशास्त्र छोड़ रहा हूं, मैं फिलॉलॉजी पढ़ूंगा। फ्रांसिस्का का दिल टूट गया। उसका सपना था कि उसका बेटा चर्च में उसके मृत पति की जगह लेगा, लेकिन फ्रेडरिक की मां समझदार थी। उसने रोका नहीं, बस चुपचाप दुखी रही। सफ्रांस्की एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस फैसले के साथ नीत्शे ने सिर्फ अपना विषय नहीं बदला, उसने अपनी नियति को चुना। वो अब परंपरा का वाहक नहीं रहा, वो अब खुद अपना रास्ता बनाने वाला बन गया था। लेकिन बॉन में एक और घटना हुई जो नीत्शे की जिंदगी बदलने वाली थी। एक दिन बारिश के मौसम में वो शहर में घूम रहा था। एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी। उसने सोचा, चलो कुछ देखते हैं। अंदर धूल भरी अलमारियों के बीच उसे एक किताब मिली, मोटी गहरे रंग की जिल्द। टाइटल था
द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। लेखक थे आर्थर शोपेनहावर। नीट्शे ने वो किताब खरीद ली, घर आकर पढ़ना शुरू किया और फिर रुक नहीं सका। पूरी रात जागकर पढ़ता रहा। शोपेनहावर का दर्शन निराशावादी था, लेकिन बेरहम ईमानदार था। शोपेनहावर कहते थे कि ये दुनिया तर्कसंगत नहीं है, ये किसी दयालु ईश्वर की रचना नहीं है, ये एक अंधी अतृप्त इच्छा, विल का खेल है। जीवन का सार है दुख। हम चाहते हैं, फिर पाते हैं, फिर ऊब जाते हैं, फिर से चाहते हैं। ये कभी न खत्म होने वाला चक्र है। साफ्रेंस्की लिखते हैं कि युवा नीट्शे के लिए ये किताब एक आंख खोलने वाला अनुभव था। आखिरकार किसी ने वो सच कह दिया था जो चर छिपाता था, कि जीवन दुख है, कि कोई डिवाइन प्लान नहीं है, कि हम एक उदासीन ब्रह्मांड में अकेले हैं। ये भयानक था, लेकिन इसमें एक तरह की आज़ादी भी थी, झूठी उम्मीदों से आज़ादी। अगले कुछ महीने नीट्शे शोपेनहावर के नशे में रहा। वो उसकी किताब हमेशा अपने पास रखता था, दोस्तों से उसके बारे में बात करता रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक असहमति भी बनने लगी थी। शोपेनहावर ने दुख को पहचाना तो सही, लेकिन उनका समाधान क्या था? जीवन से मुंह मोड़ लो, इच्छाओं को मार डालो, संसार से दूर हो जाओ। नीत्शे को यह जवाब कमजोर लगा। भागना, ये कैसा दर्शन है? लेकिन अभी वो सिर्फ एक छात्र था। अभी उसके अपने जवाब नहीं बने थे। अभी वो सिर्फ सवाल पूछ रहा था। 1965 में एक और बड़ा बदलाव आया। उसके क्लासिकल फिलॉलोजी के प्रोफेसर फ्रेडरिक रिशल को लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में नई नौकरी मिली और रिशल इतने प्रभावित थे नीट्शे से कि उन्होंने कहा, फ्रेडरिक, तुम भी मेरे साथ लाइप्जिग चलो। नीट्शे मान गया। 1965 में वो लाइप्जिग चला गया और यहीं इस शहर में उसके मुलाकात होने वाली थी उस व्यक्ति से जो कुछ समय के लिए उसका हीरो बनेगा और फिर उसका सबसे बड़ा निराशा का कारण भी। लाइप्जिग में नीट्शे एक शानदार छात्र था। प्रोफेसर रिशल उसे अपने सबसे होनहार शिष्य के रूप में पेश करते थे। नीट्शे ने प्राचीन यूनानी कवि थियोगनिस पर एक पेपर लिखा जो इतना अच्छा था कि उसे एक प्रतिष्ठित जर्नल में छापा गया। एक छात्र के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन लाइप्जिग में नीट्शे की असली खोज अकादमिक नहीं, कलात्मक थी। 1968 में उसने एक पोस्टर देखा। रिचर्ड वागनर के ओपेरा ट्रिस्टन और इजोल्डे का मंचन होने वाला है। नीट्शे संगीत प्रेमी था। वो खुद पियानो बजाता था, धुनें बनाता था, लेकिन वागनर का संगीत उसने अभी तक सुना नहीं था। उस रात कॉन्सर्ट हॉल में बैठकर जब वागनर का संगीत शुरू हुआ तो नीट्शे को लगा जैसे उसकी आत्मा हिल गई। साफ्रांस्की इस पल को एक तरह का धार्मिक अनुभव कहते हैं। वागनर का संगीत सिर्फ संगीत नहीं था, वो एक पूरी दुनिया थी। वो यूनानी त्रासदी की भावना को फिर से जिंदा कर रहा था। वो शक्तिशाली था, जुनूनी था, जीवन से भरा था। उस रात नीट्शे ने तय किया, मुझे वागनर से मिलना है। लेकिन एक छात्र एक महान संगीतकार से कैसे मिले? किस्मत ने साथ दिया। प्रोफेसर रिशल के कुछ दोस्त वागनर को जानते थे। और फिर नवंबर 1968 में वो दिन आया। नीट्शे को वागनर के घर पर रात के खाने पर बुलाया गया। 24 साल का शर्मीला छात्र और 55 साल का विशाल व्यक्तित्व वाला संगीतकार। वे मिले, बात की और एक अजीब दोस्ती शुरू हुई। वागनर नीट्शे की बुद्धि से प्रभावित हुआ। नीट्शे वागनर की प्रतिभा से मंत्रमुग्ध हो गया। अगले कुछ सालों के लिए वागनर नीट्शे का गुरु, दोस्त और लगभग पिता का स्थानापन्न बन गया। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह ये दोस्ती भी एक दिन दर्दनाक तरीके से टूटने वाली थी और वो टूटना नीट्शे के दर्शन को एक नई दिशा देगा। लेकिन अभी वो खुशी का दौर था और 1969 में एक असाधारण घटना होने वाली थी, कुछ ऐसा जो किसी भी युवा विद्वान के लिए सपने जैसा था। क्या था वो सपना जो सच हुआ और कैसे एक 24 साल का छात्र बिना डॉक्टरेट पूरी किए यूरोप के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन गया। अध्याय 3। 1869 जनवरी की ठंड। 24 साल का फ्रेडरिक नीट्शे लाइप्जिग में अपने कमरे में बैठा है, किताबों के बीच। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक चिट्ठी आई है स्विट्जरलैंड से। नीट्शे लिफाफा खोलता है, पढ़ता है और विश्वास नहीं होता। बासेल यूनिवर्सिटी उसे क्लासिकल फिलॉलोजी के प्रोफेसर की नौकरी की पेशकश कर रही है। लेकिन रुकिए, नीट्शे अभी छात्र है,
उसने अभी अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं की और बासल जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी उसे प्रोफेसर बनाना चाहती है। साफ्रांस्की बताते हैं कि यह प्रोफेसर रिशल का कमाल था। रिशल ने बासल को एक पत्र लिखा था, मैंने 39 साल पढ़ाए हैं, लेकिन नीत्शे जैसी प्रतिभा मैंने पहली बार देखी है। ये लड़का असाधारण है, इसे अभी नियुक्त कर लो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। बासल ने रिशल की बात मानी और लाइप्जिग यूनिवर्सिटी ने बिना थीसिस, बिना परीक्षा के नीत्शे को पीएचडी की डिग्री दे दी, सिर्फ उसके प्रकाशित पेपर्स के आधार पर। यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। अप्रैल 1869 में नीत्शे बासल पहुंचा। छोटा खूबसूरत शहर, राइन नदी के किनारे, पहाड़ों से घिरा। यहां से वागनर का घर सिर्फ कुछ घंटे की दूरी पर था, ट्रिप्शन में। नीत्शे के लिए यह स्वर्ग जैसा था। एक तरफ सम्मानजनक नौकरी, दूसरी तरफ उसके हीरो की नजदीकी। अपने पहले व्याख्यान के लिए नीत्शे बहुत घबराया हुआ था। वो अभी तक एक छात्र की तरह सोचता था और अब उसे प्रोफेसर बनना था। साफ्रांस्की एक मजेदार घटना बताते हैं। पहले दिन जब नीत्शे क्लास में घुसा तो छात्रों ने सोचा कि कोई नया छात्र आया है। वो इतना युवा दिखता था, लेकिन जैसे ही नीत्शे बोलना शुरू करता, सब समझ जाते कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी आवाज में गहराई थी, उसके विचार मौलिक थे। वो सिर्फ यूनानी ग्रामर नहीं पढ़ाता था, वो यूनानी संस्कृति की आत्मा को समझाता था। शुरुआती महीने अच्छे थे। नीत्शे हर 2 हफ्ते में ट्रिप्शन जाकर वागनर से मिलता। वागनर और उसकी पत्नी कोसिमा नीत्शे को अपने परिवार की तरह मानते थे। वे घंटों बात करते, संगीत के बारे में, यूनान के बारे में, जर्मन संस्कृति के बारे में। नीत्शे के लिए ये मुलाकातें ऑक्सीजन की तरह थी। बासल में वो प्रोफेसर था, लेकिन ट्रिप्शन में वो शिष्य था और खुश था। लेकिन 1870 में एक ऐसी घटना हुई जिसने नीत्शे को हिलाकर रख दिया। फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया। पूरा जर्मनी देशभक्ति के जोश में था। युवा लड़के सेना में भर्ती हो रहे थे। नीत्शे स्विस नागरिक बन चुका था। बासल की नौकरी की शर्त थी, इसलिए उसे लड़ना नहीं था। लेकिन वो चुप नहीं बैठ सका। उसने मेडिकल ऑर्डरली के रूप में स्वेच्छा से जाने का फैसला किया, घायल सैनिकों की देखभाल के लिए। साफ्रांस्की लिखते हैं कि युद्ध के मैदान का अनुभव नीत्शे के लिए भयानक था। वो घायल सैनिकों को ट्रेन में ले जाता, उनकी चीखें सुनता, खून देखता, मौत देखता। एक रात एक घायल सैनिक उसकी बाहों में मर गया। नीत्शे उस आदमी का चेहरा कभी नहीं भूला। सिर्फ कुछ हफ्तों में नीत्शे खुद बीमार पड़ गया, डिप्थीरिया और पेचिश। उसे वापस बासेल भेजा गया। वो महीनों बिस्तर पर रहा, लेकिन इस अनुभव ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। उसने मनुष्य की क्रूरता देखी थी। उसने देखा था कि सभ्यता की पतली परत के नीचे कितनी हिंसा छिपी है। 1871 में जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने लिखना शुरू कर दिया। वो अपनी पहली किताब पर काम कर रहा था। शीर्षक था द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक। ये किताब यूनानी संस्कृति के बारे में थी, लेकिन असल में ये आधुनिक सभ्यता पर एक हमला थी। नीत्शे का मुख्य विचार यह था, यूनानी संस्कृति की महानता 2 विपरीत शक्तियों के संतुलन में थी। एक थी अपोलो की शक्ति, तर्क, व्यवस्था, सुंदरता, रूप, और दूसरी थी डायोनिसिस की शक्ति, नशा, जुनून, अराजकता, जीवन की आदिम ऊर्जा। यूनानी ट्रेजेडी में ये दोनों शक्तियां एक साथ काम करती थीं, लेकिन सोक्रेटिस के बाद तर्क ने जीत हासिल कर ली। जुनून को दबा दिया गया और पश्चिमी सभ्यता सिर्फ अपोलो की यानी तर्क की गुलाम बन गई। नीत्शे कह रहा था कि हमने जीवन की वाइल्ड, असली ऊर्जा को खो दिया है। और फिर वो एक बड़ा दावा करता है, आज 19वीं सदी में सिर्फ एक आदमी यूनानी ट्रेजेडी की भावना को वापस ला रहा है। वो आदमी है रिचर्ड वागनर। पूरी किताब वागनर की तारीफ से भरी थी। ये सिर्फ एक एकेडमिक किताब नहीं थी, ये एक प्रेम पत्र थी। 1872 में किताब छपी और फिर तूफान आ गया। साफ्रांस्की के अनुसार एकेडमिक दुनिया में इस किताब को लेकर गुस्सा और हैरानी थी। क्लासिकल स्कॉलर्स को यह किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, यह फिलॉलॉजी नहीं है, यह पोइट्री है, यह स्कॉलरशिप नहीं है, यह कल्पना है। नीत्शे ने अपनी एकेडमिक रेपुटेशन बर्बाद कर दी। नीत्शे के अपने सहयोगियों ने उससे किनारा कर लिया।
जिस विलामोविट्स नाम के युवा स्कॉलर ने नीत्से पर सबसे तीखा हमला किया, वो पहले उसका दोस्त था। उसने एक पैम्फलेट लिखा, भविष्य की फिलॉलॉजी, व्यंग में, जिसमें नीत्से को लगभग धोखेबाज कहा गया। नीत्से टूट गया। उसने सोचा था कि लोग उसके विचारों को समझेंगे, लेकिन एकेडमिक दुनिया ने उसे खारिज कर दिया। अगले साल बासेल में उसकी क्लासेस में सिर्फ 2 छात्र आए। 2। नीत्से कहते हैं यहीं से नीत्से की असली अकेली यात्रा शुरू हुई। वो समझ गया कि वो किसी स्टैब्लिश दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। लेकिन अभी उसके पास वाग्नर का सहारा था। अभी उसे लगता था कि कम से कम एक इंसान तो उसे समझता है। लेकिन ये भ्रम भी जल्द टूटने वाला था, क्योंकि वाग्नर अब बदल रहा था और वो बदलाव नीत्से के लिए सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला था। लेकिन वो कहानी अभी बाकी है। फिलहाल 1872 में नीत्से एकेडमिक दुनिया से बाहर हो चुका था, लेकिन वो अभी भी खुद को समझ नहीं पाया था। अगले कुछ साल उसके जीवन के सबसे दर्दनाक और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव साल होने वाले थे। वॉग्नर से टूटना, बीमारी का बढ़ना और अकेलेपन में एक नए दार्शनिक का जन्म। लेकिन वो टूटन कैसे हुआ और किस बात ने नीत्से को इतना आहत किया कि उसने अपने सबसे बड़े हीरो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। अध्याय 4। 1876 बायरॉइट, जर्मनी। एक विशाल थिएटर बन रहा है। ये सिर्फ कोई थिएटर नहीं, ये रिचर्ड वैगनर का सपना है। एक ऐसा मंदिर जहां उसके ओपेरा खेले जाएंगे। पूरा यूरोप इस घटना का इंतजार कर रहा है। राजा आएंगे, अमीर लोग आएंगे, कलाकार आएंगे। और नीचे वो भी वहां है, लेकिन खुश नहीं दिख रहा। साफ्रांस्की बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में नीत्शे और वैगनर के बीच दरार आ गई थी, धीरे धीरे, चुपचाप। लेकिन अब वो दरार इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। पहली बात, वैगनर बदल रहा था, या शायद वो हमेशा से ऐसा ही था और नीत्शे ने देखना नहीं चाहा था। वैगनर अब जर्मन नेशनलिज्म की बातें करता था। जर्मन स्पिरिट, जर्मन ग्रेटनेस, ये शब्द हर वक्त उसके मुंह पर रहते थे। नीत्शे को यह बकवास लगता था। उसे राष्ट्रवाद से नफरत थी। वो खुद को अ गुड यूरोपियन कहता था, जर्मन नहीं। दूसरी बात, वैगनर यहूदी विरोधी बातें करने लगा था। डिनर टेबल पर वो यहूदियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करता। नीत्शे चुप रहता, लेकिन अंदर से जलता था। एक दिन उसने वैगनर से कहा भी कि यह बकवास है, लेकिन वैगनर ने हंसकर टाल दिया। और सबसे बड़ी बात, वैगनर का नया ओपेरा पारसिफल। यह ओपेरा ईसाई धर्म की कहानी पर आधारित था। पवित्रता, त्याग, डिवाइन ग्रेस, सब कुछ जो नीत्शे ने अपनी जिंदगी खारिज करने में लगाई थी। साफ्रांस्की एक दृश्य का वर्णन करते हैं। 1876 की गर्मियों में बायरॉइट के उद्घाटन समारोह में नीत्शे थिएटर में बैठा है। चारों तरफ भीड़ है, अमीर लोग अपने महंगे कपड़ों में, सब वैगनर की तारीफ कर रहे हैं, सब महान कला की बातें कर रहे हैं। नीत्शे को उबकाई आ रही है। उसे लग रहा है जैसे वो किसी सर्कस में फंस गया है। ये वही वैगनर है जिसे वो यूनानी ट्रेजेडी की भावना का वाहक मानता था। ये वही संगीतकार है जिसके लिए उसने अपनी एकेडमिक रेपुटेशन दांव पर लगाई थी। 10 दिनों तक नीत्शे बायरॉइट में रहा और हर दिन उसका मोहभंग गहरा होता गया। भयानक सिरदर्द भी शुरू हो गया, इतना तेज कि वो उल्टी करने लगा। आखिरकार समारोह खत्म होने से पहले ही वो चुपचाप वहां से निकल गया, वैगनर को बताए बिना। वो एक छोटे से जंगल के गांव में चला गया, क्लिंगनब्रून। वहां अकेले पहाड़ों के बीच उसने कुछ लिखना शुरू किया। नोट्स, विचार, गुस्सा, दर्द। ये बाद में ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन नाम की किताब बनेगी। साफ्रांस्की कहते हैं कि बायरॉइट से भागना नीत्शे के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। उसने अपने आखिरी सहारे को छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह से अकेला था। लेकिन ब्रेकअप अभी औपचारिक नहीं हुआ था। वो अगले साल आया। 1877 में नीत्शे ने वैगनर को अपनी नई किताब भेजी, ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन। ये किताब वैगनर के लिए एक झटका थी, क्योंकि इसमें नीत्शे ने उन सभी चीजों पर हमला किया था जो वैगनर को प्रिय थीं। किताब में नीत्शे ने लिखा, कलाकारों पर भरोसा मत करो, वो झूठे हैं। वे अपनी कमजोरियों को प्रतिभा कहते हैं। वे अपने नाटकीयपन को गहराई बताते हैं। और सबसे बुरा,
वे धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सीधे सीधे वैगनर पर निशाना था और वैगनर समझ गया। सैफ्रांस की एक पत्र का जिक्र करते हैं। वैगनर की पत्नी कोसिमा ने नीचे को लिखा, तुमने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। बस इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन इसका मतलब था रिश्ता खत्म। नीचे ने जवाब नहीं दिया। क्या कहता कि मुझे माफ करो, लेकिन वो झूठ होता, कि तुम गलत हो, लेकिन वो क्रूर होता। इसलिए उसने चुप्पी चुनी। 1878 से 1883 तक 5 साल नीचे और वैगनर ने एक दूसरे से बात नहीं की। दोनों दूर थे, दोनों दुखी थे, लेकिन दोनों जिद्दी भी थे। इन 5 सालों में नीचे की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। उसकी सेहत लगातार बिगड़ती गई। सरदर्द इतने भयानक थे कि कई दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाता था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि वो घंटों पढ़ नहीं सकता था। पेट की समस्याएं, नींद ना आना, उल्टी, ये सब रोज का हिस्सा बन गया। 1879 में 34 साल की उम्र में नीचे ने बासल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। अब वो पढ़ा नहीं सकता था। यूनिवर्सिटी ने उसे एक छोटी सी पेंशन दी, 3000 फ्रैंक्स सालाना, बस इतने पैसे। सैफ्रांस्की लिखते हैं कि अब नीचे का जीवन एक अजीब घुमंतू एग्जिस्टेंस बन गया। वो यूरोप के छोटे छोटे शहरों में भटकता रहता, गर्मियों में पहाड़ों पर, सिल्स मरिया स्विट्जरलैंड, सर्दियों में समुद्र किनारे, नीस, जेनुआ, इटली, हमेशा एक ऐसी जगह की तलाश में जहां उसे सरदर्द कम हो, जहां वो सो सके, जहां वो लिख सके। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ सस्ते होटल के कमरे, सिर्फ दर्द और सिर्फ उसकी कलम। लेकिन इसी दर्द में, इसी अकेलेपन में नीचे अपनी सबसे मौलिक किताबें लिख रहा था। डेब्रिक 1881, द गे साइंस 1882, ये किताबें उसके नए दर्शन की नींव थीं। एक दिन की घटना सैफ्रांस्की विशेष रूप से बताते हैं। 1881 अगस्त, सिल्स मरिया में एक झील के किनारे एक बड़ी चट्टान है। नीचे वहां टहलने गया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था, इतना शक्तिशाली विचार कि वो वहीं रुक गया। विचार था इटर्नल रिकरेंस, अनंत पुनरावृत्ति। क्या हो अगर ये जिंदगी, यही जिंदगी बार बार लौट कर आए, हूबहू वैसे ही? क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगे? क्या तुम इससे प्यार कर पाओगे? उस दिन उस चट्टान के पास नीचे को अपने दर्शन का सबसे गहरा सवाल मिल गया, और अगले कुछ महीनों में वो इस विचार को शब्दों में ढालने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले एक आखिरी मुलाकात होनी थी। वर्बरी 1883, वेनिस। नीचे को खबर मिली रिचर्ड वैगनर की मृत्यु हो गई है, दिल का दौरा, 69 साल की उम्र में। नीचे ने यह खबर सुनी और रोया, घंटों रोया, क्योंकि भले ही उनकी दोस्ती टूट चुकी थी, वैगनर उसका पहला प्यार था, उसका पहला हीरो था, और अब वो हमेशा के लिए चला गया था। उस रात नीचे ने एक पत्र लिखा कोसिमा वैगनर को। उसमें लिखा, मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, चाहे हम अलग हो गए थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में नीचे वैगनर के बारे में और लिखेगा, कभी प्यार से, कभी गुस्से से। द केस ऑफ वैगनर, नीचे कॉन्ट्रा वैगनर, ये किताबें उसके टूटे हुए दिल की आवाज थीं। सैफ्रांस्की कहते हैं, वैगनर से टूटकर नीचे पूरी तरह से फ्री हो गया। अब उसे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं थी, अब वो पूरी तरह से अपना था। और अब इस स्वतंत्रता में वो अपना सबसे महान काम लिखने वाला था, एक किताब जो एक पैगंबर की आवाज में लिखी जाएगी, एक किताब जो दुनिया को बदलने का दावा करेगी। उस किताब का नाम क्या था, और उस पैगंबर ने ऐसा क्या कहा जो इतना खतरनाक था? अध्याय 5, 1883, जनवरी, रपालो, इटली। समुद्र किनारे एक छोटा सा कमरा। नीचे सुबह जल्दी उठता है, खिड़की खोलता है, ठंडी हवा आती है। वो अपनी डेस्क पर बैठता है, कलम उठाता है और लिखना शुरू करता है। 10 दिन, बस 10 दिन, और थस्पोक ज़ैराथुस्त्रा का पहला भाग पूरा हो जाता है। सैफ्रांस्की कहते हैं कि नीचे ने बाद में लिखा, ये किताब मुझे लिखनी नहीं पड़ी, ये मेरे अंदर से फूट पड़ी, जैसे कोई आवाज मुझसे बोल रही हो। वो आवाज थी ज़रथुस्त्र की। ज़रथुस्त्र कौन है?
ये नाम प्राचीन पारसी पैगंबर ज़ोरास्टर से लिया गया है, लेकिन नीत्शे का ज़रथुस्त्र वो पैगंबर नहीं है। ये एक नया पैगंबर है, एक ऐसा पैगंबर जो ईश्वर की मृत्यु का ऐलान करने आया है। किताब इस तरह शुरू होती है। ज़रथुस्त्र 30 साल की उम्र में पहाड़ों पर चला जाता है। वहां अकेले 10 साल रहता है। फिर एक दिन उसे लगता है, मेरे पास बहुत ज्ञान इकट्ठा हो गया है, अब मुझे इसे लोगों के साथ बांटना चाहिए। वो पहाड़ से उतरता है, शहर में जाता है और लोगों से कहता है, मैं तुम्हें उबरमेंश की शिक्षा देने आया हूं। उबरमेंश, ये शब्द अक्सर सुपरमैन ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब और गहरा है। ये वो इंसान है जो अपनी सीमाओं को पार कर गया है, जो पुराने मूल्यों से मुक्त हो गया है, जो अपने खुद के मूल्य बनाता है। साफ्रांस्की बताते हैं कि नीत्शे के लिए उबरमेंश कोई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक आध्यात्मिक फिलोसॉफिकल आइडिया था। ये वो इंसान है जो ईश्वर की मृत्यु के बाद भी जी सकता है, जो नाहिलिज्म में नहीं डूबता बल्कि जीवन से प्यार करता है। ज़रथुस्त्र बोगो से कहता है, इंसान एक रस्सी है, जानवर और उबरमेंश के बीच बंधी हुई, एक खाई के ऊपर बंधी हुई खतरनाक रस्सी। ज़रथुस्त्र के बारे में और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ऊपर हमारी डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, जरूर देखें। लेकिन लोग समझते नहीं, वो हंसते हैं, वो पूछते हैं, हमें उबरमेंश नहीं चाहिए, हमें तो बस खुशी चाहिए, आराम चाहिए। और यहां ज़रथुस्त्र उन्हें अंतिम आदमी की तस्वीर दिखाता है। अंतिम आदमी वो है जो सिर्फ छोटी छोटी खुशियां चाहता है, जिसने कोई बड़ा सपना देखना बंद कर दिया है, जो कहता है हमने खुशी खोज ली है, और अपनी छोटी आंखें झपकाता है। साफ्रांस्की कहते हैं कि ये नीत्शे की आधुनिक समाज पर सबसे तीखी टिप्पणी थी। वो देख रहा था कि लोग महानता की बजाय कंफर्ट चुन रहे हैं, संघर्ष की बजाय सुरक्षा चुन रहे हैं। और फिर किताब के दूसरे भाग में ज़रथुस्त्र सबसे बड़ा ऐलान करता है, ईश्वर मर चुका है और हमने उसे मारा है। लेकिन यह कोई जश्न नहीं है, यह एक त्रासदी है, क्योंकि ईश्वर के साथ हमारे सारे पुराने मूल्य भी मर गए हैं। अब हमारे पास कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई कॉस्मिक पर्पस नहीं है। हम अकेले हैं, एक खाली उदासीन ब्रह्मांड में। ज़रथुस्त्र पूछता है, अब हम क्या करेंगे? और जवाब देता है, हम खुद अपने मूल्य बनाएंगे, हम खुद अपना अर्थ बनाएंगे। एक और महत्वपूर्ण विचार किताब में आता है, विल टू पावर, इच्छा शक्ति। ज़रथुस्त्र कहता है कि जीवन का मूल नेचर ये नहीं है कि वो सरवाइव करना चाहता है। जीवन चाहता है ग्रो करना, एक्सपैंड करना, पावरफुल बनना। साफ्रांस्की समझाते हैं कि ये सिर्फ दूसरों पर हामी होने की बात नहीं है, ये अपने आप पर विजय पाने की बात है, अपनी कमजोरियों को हराने की बात है, अपने डर को जीतने की बात है। और फिर आता है सबसे भारी विचार, इटर्नल रिकरेंस, अनंत पुनरावृत्ति। ज़रथुस्त्र एक दिन एक बौने से मिलता है। बौना उससे कहता है, समय एक गोला है, सब कुछ वापस आता है, तुम्हारी ये जिंदगी हूबहू वैसे ही अनंत बार दोहराई जाएगी। ये विचार ज़रथुस्त्र को हिला देता है और फिर वो समझता है कि यही तो आखिरी परीक्षा है। अगर मैं अपनी जिंदगी से इतना प्यार करूं कि मैं इसे अनंत बार जीना चाहूं, तब मैं सच में जीवन को हाँ कह रहा हूं। साफ्रांस्की कहते हैं कि यह विचार नीत्शे के दर्शन का शिखर है। ये कहता है, अपनी नियति से प्यार करो, अपने दुख से भी प्यार करो, क्योंकि ये सब तुम्हारी जिंदगी है। 1883 से 1885 तक 3 साल नीत्शे ने ज़रथुस्त्र के 4 भाग लिखे, हर भाग कुछ हफ्तों में। हर बार उसे लगता था जैसे कोई चीज उसके अंदर से फूट रही है। लेकिन जब किताब छपी तो किसी ने खरीदी नहीं। पहले साल में सिर्फ 7 कॉपीज बिकी। 7। नीत्शे को लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी है और किसी को परवाह नहीं। एक दिन उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा, मैं समय से पहले पैदा हुआ हूं, मेरी किताबें पॉस्थमसली फेमस होंगी। पॉस्थमसली मतलब मरने के बाद, और वो सही था। साफ्रांस्की एक मार्मिक दृश्य का वर्णन करते हैं। 1884, सिल्स मारिया। नीत्शे झील के किनारे बैठा है, उसके हाथ में ज़रथुस्त्र की एक कॉपी है। वो उसे देख रहा है और सोच रहा है कि क्या कभी कोई इसे समझेगा। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, ना एकेडमिक पोजीशन, ना परिवार, ना दोस्त,
ना सेहत, सिर्फ ये किताब और यकीन कि ये किताब महत्वपूर्ण है। लेकिन अकेलापन उसे तोड़ रहा था। एक इंसान इतना अकेला कैसे रह सकता है, कितने समय तक? 1882 में घटना हुई थी जो नीत्शे को और भी दुखी कर गई थी। वो एक लड़की से मिला था लू सेलो में, रूसी, बुद्धिमान, स्वतंत्र। नीत्शे उससे प्यार में पड़ गया। उसने उससे शादी का प्रपोजल दिया। लू ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं आपकी दोस्त बन सकती हूं लेकिन पत्नी नहीं। और फिर लू नीत्शे के एक और दोस्त पॉल रे के साथ चली गई। साफ्रांस्की बताते हैं कि यह रिजेक्शन नीत्शे के लिए बहुत पेनफुल था, न सिर्फ इसलिए कि उसे रोमांटिक रिजेक्शन मिली, बल्कि इसलिए भी कि उसकी बहन एलिजाबेथ ने इस पूरे मामले में जहर घोल दिया था। एलिजाबेथ को लू पसंद नहीं थी। उसने लू के बारे में बुरी बातें फैलाई। नीत्शे और एलिजाबेथ के बीच झगड़ा हुआ। कुछ समय के लिए उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। अब नीत्शे के पास बचा ही क्या था? बीमारी, गरीबी, अकेलापन और उसके विचार। लेकिन वो रुका नहीं। 1886 में उसने एक और महत्वपूर्ण किताब लिखी, बियॉन्ड गुड एंड इविल। इसमें उसने अपने नैतिकता के दर्शन को और विकसित किया। और फिर 1887 में आई ऑन द जेनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स। ये किताब पूछती थी कि हमारे अच्छे और बुरे की कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आईं? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थीं? नीत्शे का जवाब था, नहीं, ये एक लंबे हिस्टोरिकल स्ट्रगल का नतीजा है। मास्टर्स की नैतिकता और स्लेव्स की नैतिकता के बीच की लड़ाई का नतीजा है। लेकिन इन गहरे फिलोसॉफिकल किताबों को भी कोई पढ़ नहीं रहा था। नीत्शे अभी भी अनजान था, अभी भी गरीब था, अभी भी अकेला था। और अब 1888 में कुछ अजीब होने लगा। नीत्शे की आखिरी किताबें एक अजीब अर्जेंसी से लिखी गईं, जैसे वो जानता हो कि समय कम है, जैसे उसे जल्दी है अपनी बात कहने की। वो आखिरी दौर क्या था और क्यों नीत्शे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल रखा एक्स होमो, देखो ये इंसान? अध्याय 6, 1888। ये साल नीत्शे के जीवन का सबसे अजीब और सबसे प्रोडक्टिव साल था। जैसे एक मोमबत्ती बुझने से पहले सबसे तेज रोशनी देती है, वैसे ही साफ्रांस्की लिखते हैं कि इस साल नीत्शे ने 5 किताबें लिखीं। 5। और ये कोई छोटी किताबें नहीं थीं। ये उसके सबसे तीखे, सबसे प्रोवोकेटिव विचारों से भरी थीं। द केस ऑफ वैगनर, जिसमें उसने अपने पुराने हीरो पर आखिरी हमला किया। ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स, जिसमें उसने पश्चिमी दर्शन की हर मूर्ति तोड़ने की कोशिश की। द एंटी क्राइस्ट, जिसमें उसने ईसाई धर्म पर सबसे कठोर आलोचना की। और सबसे अजीब, एक्के हुम, अपनी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी किसी भी नॉर्मल ऑटोबायोग्राफी जैसी नहीं थी। इसके चैप्टर्स के नाम देखिए। मैं इतना बुद्धिमान क्यों हूं? मैं इतनी अच्छी किताबें क्यों लिखता हूं? मैं एक नियति क्यों हूं? साफ्रांस्की कहते हैं कि पढ़ते समय आपको लगेगा या तो ये आदमी पागल हो रहा है या फिर ये एक अजीब तरह का व्यंग्य है, शायद दोनों। एक जगह नीत्शे लिखता है, मैं डायनामाइट हूं। एक दिन मेरा नाम किसी भयानक संकट से जुड़ा होगा। जब सच और झूठ के बीच निर्णायक लड़ाई होगी, तब मेरा नाम याद आएगा। ये मेगालोमेनिया की तरह लगता है, लेकिन साफ्रांस्की एक दिलचस्प बात कहते हैं, नीत्शे गलत नहीं था। उसका नाम सच में 20वीं सदी के सबसे बड़े संकटों से जुड़ा। बस वो जिस तरह से सोच रहा था, उस तरह से नहीं। इन महीनों में नीत्शे ट्यूरिन, इटली में रह रहा था। उसे ये शहर बहुत पसंद आया। वो रोज लंबी वॉक्स पर जाता, पो नदी के किनारे पहाड़ों को देखता और अपने दिमाग में विचारों को उबलते महसूस करता। उसकी लेटर्स इस दौरान बहुत अजीब हो गई थीं। वो अपने दोस्तों को लिखता, मैं अब तक का सबसे महत्वपूर्ण किताब लिख रहा हूं। ये किताब इतिहास को 2 हिस्सों में बांट देगी। एक लेटर में उसने लिखा, मैं अब फिलोसोफर नहीं रहा, मैं अब आर्टिलरी हूं, तोप खाना। साफ्रांस्की बताते हैं कि नीत्शे के कुछ दोस्त चिंतित हो गए थे। उसकी बातें बहुत ग्रैंडियोस हो गई थीं, लेकिन दूर से लेटर्स के जरिए वे कर भी क्या सकते थे। दिसंबर 1888, नीत्शे ट्यूरिन की सड़कों पर घूमता है। उसे लग रहा है कि वो किसी एज पर खड़ा है, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। उसके सिरदर्द और भी भयानक हो गए थे। कई रातें वो बिल्कुल नहीं सोता था। जब नींद आती भी तो बुरे सपने आते। और फिर
3 जनवरी 1879। वो दिन जो सब कुछ बदल देगा। सुबह नीट्शे अपने होटल से निकलकर पियाज़ा कार्लो एल्बर्टो की ओर जा रहा है। अचानक वो रुक जाता है। सड़क पर एक कोचमैन अपने घोड़े को बेरहमी से पीट रहा है। घोड़ा थका हुआ है, चलने से मना कर रहा है। आदमी चाबुक मारता है, 1 बार 2 बार। नीट्शे ये देखता है और कुछ उसके अंदर टूट जाता है। साफ्रांस्की इस पल को बहुत ध्यान से डिस्क्राइब करते हैं। नीत्शे दौड़कर घोड़े के पास जाता है, उसकी गर्दन पर अपनी बाहें डाल देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। माफ करना, वो घोड़े से कहता है, माफ करना। फिर वो गिर जाता है बेहोश। लोग उसे उठाकर उसके होटल ले जाते हैं। लैंडलॉर्ड उसे बिस्तर पर लिटाता है। जब नीत्शे होश में आता है तो वो बदल चुका होता है। अगले कुछ दिनों में उसने अजीब लेटर्स लिखे। एक लेटर में उसने साइन किया डायोनिसस, दूसरे में द क्रूसीफाइड यानी क्रूस पर चढ़ाया गया। काइजर विल्हेम को उसने लिखा, मैं चाहता हूं कि सारे एंटी सेमाइट्स को गोली मार दी जाए। उसके दोस्त फ्रांस ओवरबेक को एक पागल सा लेटर मिला। ओवरबेक तुरंत ट्यूरिन के लिए निकल गया। साफ्रांस्की वर्णन करते हैं कि जब ओवरबेक होटल में पहुंचा तो नीत्शे पियानो बजा रहा था, लेकिन कोई धुन नहीं, बस बेतरतीब आवाजें। ओवरबेक को देखकर नीत्शे उससे लिपट गया और रोने लगा। ओवरबेक समझ गया कि यह मेंटल ब्रेकडाउन है। उसने तुरंत नीत्शे को वापस जर्मनी ले जाने का इंतजाम किया। ट्रेन में नीत्शे कभी गाता, कभी चुप हो जाता, कभी कहता मैं मर गया, कभी कहता मेरी पत्नी कॉस्मा वागनर मुझे ढूंढ रही है। कॉस्मोस की पत्नी नहीं थी, वो वागनर की पत्नी थी। बाजिल पहुंचकर उसे एक साइकेट्रिक क्लिनिक में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया प्रोग्रेसिव पैरालिसिस, शायद सिफिलिस की वजह से। हालांकि आज के स्कॉलर्स इस डायग्नोसिस पर सवाल उठाते हैं। नीत्शे की मां फ्रांसिस्का को खबर मिली। वो तुरंत आई, अपने बेटे को देखा जो कभी इतना ब्रिलियंट था, अब एक बच्चे की तरह बड़बड़ा रहा था। साफ्रांस्की लिखते हैं कि फ्रांसिस्का ने अपने बेटे को जेना ले गई, जहां जेना में कोई क्लिनिक थी। वहां डॉक्टर्स ने कोशिश की उसे ठीक करने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी कभी नीत्शे को ल्यूसिड मोमेंट्स आते। वो खिड़की से बाहर देखता, शायद कुछ समझता, लेकिन फिर वो फॉग फिर से आ जाता। 1890 में डॉक्टर्स ने कहा कि अब इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। फ्रांसिस्का अपने बेटे को घर ले आई, नोमबर्ग। वहां अपनी देखभाल में नीत्शे अगले 7 साल रहा। एक फिलोसोफर जिसने कहा था, जो तुम्हें मार नहीं सकता वो तुम्हें मजबूत बनाता है, अब खुद बिस्तर से उठ नहीं सकता था। एक आदमी जिसने हजारों पेजेस लिखे थे, अब बोल नहीं सकता था। एक विचारक जिसने दुनिया को चुनौती दी थी, अब दुनिया से कट चुका था। साफ्रांस्की कहते हैं कि ये आयरनी क्रूएल थी। नीत्शे ने अपनी पूरी जिंदगी लाइफ को इंटेंसली जीने की बात की, सफरिंग को एम्ब्रेस करने की बात की, और अब वो खुद ऐसी सफरिंग में था जहां से कोई रास्ता नहीं था। 1897 में फ्रांसिस्का की मृत्यु हो गई। अब नीत्शे की बहन एलिजाबेथ उसकी देखभाल करने लगी। एलिजाबेथ जिससे नीत्शे ने अपनी कॉन्शियस लाइफ में झगड़ा किया था। एलिजाबेथ जो अब उसकी पूरी लेगेसी की मालकिन बन गई थी। और यहीं से एक और ट्रेजेडी शुरू होती है, नीत्शे के विचारों की ट्रेजेडी। लेकिन उस ट्रेजेडी की कहानी अगले अध्याय में। फिलहाल हम एक ब्रोकन फिलोसोफर के साथ बैठे हैं। एक ऐसा फिलोसोफर जो अब फिलोसोफर नहीं रहा, सिर्फ शरीर, सिर्फ सांसें, सिर्फ खामोशी। 1900 तक ये खामोशी जारी रहेगी और फिर 25 अगस्त को वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके विचार वो अभी जागने वाले थे, बस गलत हाथों में। अध्याय 7 1900 25 अगस्त वाइमार, जर्मनी। 55 साल का फ्रेडरिक नीत्शे अंतिम सांस लेता है। 11 साल, 11 लंबे खामोश साल के बाद आखिरकार उसे शांति मिली। फ्यूनरल में ज्यादा लोग नहीं आए, कुछ पुराने दोस्त, कुछ क्यूरियस लोग और एलिजाबेथ, उसकी बहन, जो अब खुद को नीत्शे की एकमात्र वारिस मान रही थी। साफ्रांस्की बताते हैं कि नीत्शे की मौत के समय दुनिया को उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। हाँ, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने उसकी किताबें पढ़ी थीं, कुछ लोग उसे एक कंट्रोवर्शियल थिंकर मानते थे, लेकिन फेमस नहीं, अमीर बिल्कुल नहीं, सफल उसकी अपनी नजर में नहीं। लेकिन अब
मरने के बाद नीचे फेमस होने वाला था, बहुत फेमस। और इसका श्रेय या कहें दोष उसकी बहन एलिजाबेथ को जाता है। एलिजाबेथ फर्स्टर नीचे, ये नाम समझना जरूरी है। एलिजाबेथ अपने भाई से बहुत अलग थी। जहां नीचे कॉस्मोपॉलिटन था, एलिजाबेथ नैरो माइंडेड नेशनलिस्ट थी। जहां नीचे ने एंटीसेमिटिज्म को घृणित बताया था, एलिजाबेथ खुद एक पैशनेट एंटीसेमाइट थी। सफ्रांस्की एक घटना बताते हैं जो एलिजाबेथ के कैरेक्टर को दिखाती है। 1880s में एलिजाबेथ ने बर्नहार्ड फर्स्टर नाम के एक आदमी से शादी की। फर्स्टर एक मशहूर एंटीसेमाइट था। उसने पैराग्वे में एक प्योर जर्मन कॉलोनी बनाने का सपना देखा जहां कोई यहूदी नहीं होंगे। जब नीचे को यह पता चला, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने एलिजाबेथ को पत्र लिखा, तुम एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हो जो मूर्खता और नफरत का प्रतीक है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। कुछ साल बाद फर्स्टर ने पैराग्वे में सुसाइड कर ली क्योंकि उसका कॉलोनी का सपना फेल हो गया था। एलिजाबेथ वापस जर्मनी आई, गरीब, अकेली और अपने भाई की लेगेसी को कंट्रोल करने की योजना बनाते हुए। 1893 में एलिजाबेथ ने वाइमार में नीचे आर्काइव स्थापित किया। यह ऑफिशियली नीचे के काम को प्रिजर्व करने के लिए था, लेकिन असल में यह एलिजाबेथ के पावर और इन्फ्लुएंस का सेंटर बनने वाला था। सफ्रांस्की लिखते हैं कि एलिजाबेथ बहुत चालाक थी। उसने नीचे की सारी अनपब्लिश्ड राइटिंग्स, नोट्स, लेटर्स सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर उसने वो काम शुरू किया जो शायद इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा था। उसने नीचे के नोट से एक किताब बनाई, द विल टू पावर। लेकिन ये नीचे की किताब नहीं थी। नीचे ने कभी इसे पब्लिश करने का इरादा नहीं किया था। एलिजाबेथ ने बस स्कैटर्ड नोट्स को चुना, वे नोट्स जो उसके अपने एजेंडा को सूट करते थे, और उन्हें एक किताब की शक्ल दी। और सबसे बुरा, उसने कुछ पैसेजेस को एडिट कर दिया, डिलीट कर दिया, ऐड कर दिया, अपने शब्द मिला दिए। सफ्रांस्की एक एग्जाम्पल देते हैं। नीचे के कुछ नोट्स में उबरमेंश के बारे में बातें थीं। एलिजाबेथ ने इन्हें इस तरह प्रेजेंट किया जैसे नीचे जर्मन मास्टर रेस की बात कर रहा था, जबकि नीचे ने अपनी लाइफ में जर्मन नेशनलिज्म को हमेशा रिजेक्ट किया था। नीचे के एंटीसेमिटिक रिमार्क्स के खिलाफ के सारे स्टेटमेंट्स को एलिजाबेथ ने छुपा दिया। उसके ज्यूज के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। और फिर एलिजाबेथ ने अपने आप को एक मिथ बनाना शुरू किया। वो खुद को नीचे की सबसे करीबी साथी बताने लगी। वो स्टोरीज गढ़ती कि कैसे नीचे उसे अपने विचार बताता था, कैसे वो उसकी इंस्पिरेशन थी। सफ्रांस्की कहते हैं, सच ये था कि नीचे और एलिजाबेथ के बीच में ज्यादातर समय टेंशन रहा था। लू सैलोमे के मामले में तो वे लगभग परमानेंटली अलग हो गए थे, लेकिन अब नीचे बोल नहीं सकता था और एलिजाबेथ जो चाहे कह सकती थी। 1900s और 1019s में नीचे की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लेकिन ये वो नीचे नहीं था जो असल था। ये एलिजाबेथ का बनाया हुआ नीचे था, एक जर्मन हीरो, एक प्रॉफिट ऑफ पावर, एक नेशनलिस्ट आइकन। और फिर 1920s-30s में नाजी पार्टी का उदय हुआ। हिटलर और उसके आइडियोलॉग्स को एक फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन चाहिए था, और उन्हें वो मिला एलिजाबेथ के डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ नीचे में। सफ्रांस्की एक चिलिंग घटना बताते हैं। 1934 में हिटलर खुद नीचे आर्काइव में आया। एलिजाबेथ जब 88 साल की बूढ़ी औरत थी, उसने हिटलर का ग्रैंड वेलकम किया। उसने हिटलर को नीचे का वॉकिंग स्टिक गिफ्ट में दी। हिटलर ने नीचे के बारे में स्पीच दी कि कैसे नीचे जर्मन ग्रेटनेस का विजनरी था। आयरनी यह है कि नीचे ने अपनी राइटिंग्स में जर्मन नेशनलिज्म को डिजीज कहा था। एलिजाबेथ खुश थी। उसकी बनाई हुई इमेज अब जर्मनी की ऑफिशियल आइडियोलॉजी का हिस्सा बन चुकी थी। नाजी प्रोपेगेंडा में उबरमेंश को आर्यन सुपरमैन के रूप में प्रेजेंट किया जाने लगा। विल टू पावर को मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के रूप में, मास्टर मोरालिटी को रेशियल सुपीरियॉरिटी के रूप में। एलिजाबेथ 1935 में मरी, अपनी सक्सेस के नशे में, लेकिन उसने अपने भाई के साथ जो किया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस दशकों तक रहने वाले थे। सफ्रांस्की कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जब दुनिया ने नाजी एट्रॉसिटीज को देखा तो नीचे का नाम भी उस हॉरर से जुड़ गया। बहुत से लोगों ने सोचा नीचे एक
प्रोटोफासिस्ट था। उसके विचारों ने हिटलर को इंस्पायर किया, लेकिन ये सच नहीं था। ये एलिजाबेथ का झूठ था जो इतना बड़ा हो गया था कि सच को दबा दिया था। 1950s में, 1960s में स्कॉलर्स ने फाइनली सच्चाई डिस्कवर करना शुरू किया। वॉल्टर कॉफमैन जैसे विद्वानों ने नीत्शे की ओरिजिनल राइटिंग्स को केयरफुली स्टडी किया, एलिजाबेथ की फॉर्जरीज को एक्सपोज किया और दुनिया को असली नीत्शे से मिलवाया। साफ्रांस्की लिखते हैं, असली नीत्शे एक इंडिविजुअलिस्ट था, कलेक्टिविस्ट नहीं। वो नेशनलिज्म से नफरत करता था, वो एंटी सेमिटिज्म को डिस्पाइज करता था। उसका उबरमेंश एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट था, रेशियल नहीं। लेकिन डैमेज हो चुका था। आज भी जब लोग नीत्शे का नाम सुनते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में नाजी कनेक्शन आता है। एलिजाबेथ की शैडो आज भी उसकी मौत के 90 साल बाद नीत्शे पर पड़ती है। ये एक ट्रेजेडी है। एक फिलॉसफर जिसने अपनी पूरी लाइफ सच की तलाश में लगाई, उसकी डेथ के बाद उसके अपने विचारों को ट्विस्ट करके झूठ बना दिया गया, और वो भी उसकी अपनी बहन द्वारा। साफ्रांस्की का ये बायोग्राफी इसी इनजस्टिस को करेक्ट करने की कोशिश है। वो हमें रियल नीत्शे दिखाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ, उसकी ह्यूमैनिटी के साथ। तो असली नीत्शे कौन था, उसकी लेगेसी क्या है, और आज 21वीं सदी में उसके विचार हमें क्या सिखा सकते हैं? इन सवालों के जवाब हम अगले और आखिरी अध्याय में खोजेंगे। अध्याय 8। तो हम यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। एक छोटे से जर्मन गांव से शुरू होकर ट्यूरिन की सड़कों तक, एक पादरी के बेटे से लेकर ईश्वर की मृत्यु के घोषणाकर्ता तक, एक होनहार प्रोफेसर से लेकर एक अकेले टूटे हुए दार्शनिक तक। लेकिन नीत्शे की कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। असल में कई मायनों में उसकी कहानी उसकी मौत के बाद ही शुरू हुई। साफ्रांस्की पूछते हैं, तो आखिर में नीत्शे की असली विरासत क्या है? एलिजाबेथ के झूठ को हटा दें, नाजी प्रचार को अलग कर दें, तो क्या बचता है? बचती है एक बेचैन, ईमानदार और खतरनाक तरीके से जीवंत आवाज। एक ऐसी आवाज जो आज भी 125 साल बाद हमें बेचैन करती है, हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीत्शे एक मनोवैज्ञानिक था, शायद पहला आधुनिक मनोवैज्ञानिक। वो सिर्फ विचारों की बात नहीं करता था, वो पूछता था इन विचारों के पीछे क्या है, कौन सी छिपी हुई मोटिवेशंस हैं, कौन से दबे हुए इमोशंस हैं। साफ्रांस्की एक उदाहरण देते हैं। जब कोई कहता है मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, नीत्शे पूछता है क्यों? क्या वाकई एल्ट्रिज्म है, या फिर ये एक तरह की शक्ति है दूसरों को अपना कर्जदार बनाने का, या ये अपनी श्रेष्ठता महसूस करने का तरीका है? ये सवाल असुविधाजनक हैं, लेकिन ये हमें अपने बारे में ज्यादा ईमानदार बनाते हैं। नीत्शे ने हमें सिखाया, अपनी मोटिवेशंस को एग्जामिन करो, अपने से झूठ मत बोलो। दूसरी बड़ी विरासत, पर्सपेक्टिविज्म। नीत्शे का विचार कि कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ व्याख्याएं हैं। आज के पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी की नींव यहीं पड़ी। साफ्रांस्की कहते हैं कि नीत्शे ये नहीं कह रहा था कि सच होता ही नहीं है, वो कह रहा था हर सच किसी खास नजरिए से देखा गया सच है, और हमें ये स्वीकार करना चाहिए, हमें अपने बायसेस को पहचानना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी कहानी थोप रहा है, हर कोई अपना सच का वर्जन बता रहा है, नीत्शे की ये समझ बहुत रेलेवेंट है। वो हमें सिखाता है दूसरों के नजरिए को समझो, अपने खुद के नजरिए की सीमाओं को समझो। तीसरी महत्वपूर्ण विरासत, वैल्यू क्रिएशन। नीत्शे का विचार कि हम खुद अपने मूल्य बना सकते हैं, नहीं बनाने चाहिए। साफ्रांस्की समझाते हैं, नीत्शे ये नहीं कह रहा था कि कोई नैतिकता नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा था जो नैतिकता हमें सिखाई गई है उसे आंख बंद करके मत मानो। सोचो ये मूल्य कहाँ से आए, किसके हित में है, क्या ये मुझे मजबूत बनाते हैं या कमजोर? आज की दुनिया में जहां पारंपरिक मूल्य टूट रहे हैं, जहां नई पीढ़ियां अपने माता पिता के मूल्यों पर सवाल उठा रही हैं, नीत्शे का ये संदेश शक्तिशाली है। वो कहता है डरो मत, खुद सोचो,
अपने मूल्य सोच समझ कर चुनो। चौथी विरासत, जीवन स्वीकृति, जीवन को आह कहना, ये नीचे के दर्शन का हृदय है। साफ्रांस्की बताते हैं, नीचे ने जितना दुख देखा, जितना दर्द सहा, उसके बावजूद उसने कहा, मैं इस जीवन से प्यार करता हूं। अगर मुझे ये जीवन इसी तरह फिर से जीना पड़े, मैं तैयार हूं। ये सिर्फ आशावाद नहीं है, ये कुछ और गहरा है। ये है कष्ट को स्वीकार करना, पीड़ा को नकारना नहीं, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा मानना और फिर भी जीवन का उत्सव मनाना। आज की दुनिया में जहां डिप्रेशन बढ़ रहा है, जहां लोग अर्थ खो रहे हैं, नीचे का ये संदेश एक एंटीडोट हो सकता है। वो कहता है, हाँ जीवन कठिन है, लेकिन वही तो उसे कीमती बनाता है। पांचवी विरासत, आत्मविजय, खुद पर विजय पाना। साफ्रांस्की के अनुसार यूबरमेंश का असली मतलब यही है। ये कोई बायोलॉजिकल सुपीरियर बीइंग नहीं है। ये वो इंसान है जो लगातार खुद को चुनौती देता है, अपनी सीमाओं को धकेलता है, अपने कल के स्वरूप को आज हराता है। आज की सेल्फ इंप्रूवमेंट कल्चर में ये विचार बहुत लोकप्रिय है, लेकिन नीत्शे का संस्करण ज्यादा क्रांतिकारी है। वो सिर्फ अपने बेहतर संस्करण की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है, खुद को पूरी तरह बदलो, अपनी पूरी पहचान पर सवाल उठाओ। साफ्रांस्की एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, नीत्शे को पढ़ना आसान नहीं है, ना इंटेलेक्चुअली ना इमोशनली। वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता है, वो हमारी पवित्र मान्यताओं पर हमला करता है, लेकिन यही तो उसकी ताकत है। नीत्शे कोई गुरु नहीं है जो आपको उत्तर देगा, वो एक भड़काने वाला है जो आपको सवाल देगा, और वो उम्मीद करता है कि आप खुद अपने उत्तर ढूंढें। साफ्रांस्की लिखते हैं, नीत्शे की जीवनी लिखना एक चुनौती है, क्योंकि वो इतना विरोधाभासी था। कभी वो आशावादी लगता है, कभी नाहिलिस्टिक, कभी वो करुणा की बात करता है, कभी क्रूरता की। लेकिन शायद यही उसकी ईमानदारी है। जीवन विरोधाभासी है, इंसान विरोधाभासी है, और नीत्शे ने कभी ये दिखावा नहीं किया कि उसके पास सब कुछ समझ आ गया है। आखिर में साफ्रांस्की एक सुंदर तस्वीर देते हैं। वो कहते हैं, नीत्शे एक हथौड़े की तरह था। वो मूर्तियां तोड़ता था, वो सुविधाजनक विश्वासों को चकनाचूर करता था, लेकिन वो ये इसलिए करता था ताकि हम नया निर्माण कर सकें। विध्वंस सृजन की सेवा में था। आज 21वीं सदी में नीत्शे पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पुरानी निश्चिंताएं टूट रही हैं, जहां पारंपरिक संस्थाओं का अधिकार कम हो रहा है, जहां लोग अर्थ और उद्देश्य ढूंढ रहे हैं। नीत्शे हमें कोई आसान उत्तर नहीं देता, लेकिन वो हमें साहस देता है, खुद के लिए सोचने का साहस, अपने मूल्य बनाने का साहस, सब कुछ के बावजूद जीवन को आ कहने का साहस। साफ्रांस्की अपनी जीवनी का अंत इस तरह करते हैं, नीत्शे की जिंदगी एक त्रासदी थी, लेकिन उसके विचार एक उपहार हैं। एक ऐसा उपहार जो असुविधाजनक है, चुनौतीपूर्ण है और शायद इसीलिए कीमती हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने सबसे गहरे विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए? तैयार हैं खुद को पूरी तरह से फिर से परखने के लिए? तैयार हैं खतरनाक तरीके से जीने के लिए? अगर हां, तो नीत्शे का दरवाजा खुला है, उसकी किताबें प्रतीक्षा कर रही हैं, और उसकी आवाज 125 साल बाद भी अभी भी गूंज रही है। मैं तुम्हें यूबरमेंश की शिक्षा देता हूं। इंसान कुछ ऐसी चीज है जिसे पार किया जाना चाहिए। तुमने खुद को पार करने के लिए क्या किया है? ये सवाल आज भी उतना ही शक्तिशाली है, और जवाब वो आपको खुद देना है। तो दोस्तों, यहां खत्म होती है फ्रेडरिक नीत्शे की ये असाधारण यात्रा। रूडिगर साफ्रांस्की की किताब नीत्शे अ फिलोसॉफिकल बायोग्राफी के आधार पर हमने देखा एक पादरी के बेटे का विद्रोह, एक प्रोफेसर का अकेलापन, एक प्रेमी का टूटना, एक दार्शनिक का पागलपन और एक विरासत का अपहरण। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमने देखा एक इंसान को, एक ऐसा इंसान जो दर्द में था लेकिन लिखता रहा, जो अकेला था लेकिन सोचता रहा, जो टूटा हुआ था लेकिन हार नहीं माना। नीत्शे ने एक बार लिखा था, मेरी किताबें पोस्टुमसली समझी जाएंगी। वो सही था। आज उसकी मौत के 125 साल बाद पूरी दुनिया उसे पढ़ती है, उससे प्रेरणा लेती है, उससे असहमत होती है, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि नीत्शे ने जो सवाल पूछे वे आज भी अनुत्तरित हैं। ईश्वर के बिना हम कैसे जिएंगे? पुराने मूल्यों के टूटने के बाद हम नए मूल्य कैसे बनाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने जिंदगी से इतना प्यार कर सकते हैं कि उसे अनंत बार जीना चाहें?
ये सवाल सिर्फ फिलॉसफिकल नहीं है, ये बहुत पर्सनल है। ये हर उस इंसान के लिए है जो सुबह उठकर सोचता है कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ औरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा हूँ या मैं सच में जी रहा हूँ। नीत्शे हमें डराता भी है और इंस्पायर भी करता है, वो हमें अनकंफर्टेबल करता है और यही उसकी ताकत है। क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको सिर्फ नीत्शे के बारे में नहीं बताया, बल्कि आपको अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर किया कि आपने सिर्फ एक फिलॉसफर की बायोग्राफी नहीं सुनी, बल्कि एक मिरर देखा जिसमें शायद आपको अपने कुछ सवाल दिखे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, यह हमें बताता है कि आपको ऐसी कंटेंट वैल्यूएबल लगती है। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो गहरे सवाल पूछते हैं, जो सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं जीना चाहते, जो बुक्स और आइडियाज में इंटरेस्टेड हैं। और हाँ, हमारे चैनल किताबों से सीखा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसे ही किताबों पर वीडियोस बनाते हैं, किताबें जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। बताइए नीत्शे का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा चुनौती देता है? क्या आप इटर्नल रिकरेंस के टेस्ट को पास कर पाएंगे? आपकी जिंदगी में कौन से वैल्यूज आपने खुद चूज किए हैं और कौन से बस आपको सिखाए गए थे? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आप नीत्शे की किसी स्पेसिफिक किताब पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, हमारे पास पहले से 10 स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा पर वीडियो है और हम बियॉन्ड गुड एंड इविल पर भी जल्द लाने वाले हैं, तो कमेंट में बता दीजिए। याद रखिए, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वे जीने के लिए होती हैं। नीत्शे ने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया, उसने अपने विचारों को जिया, भले ही उसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। आपको इतनी कीमत नहीं चुकानी है, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, थोड़ा खुद से ईमानदार तो होना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सवाल पूछते रहिए। ये था आपका दोस्त किताबों से सीखा के साथ। मिलते हैं अगली किताब में, अगली यात्रा में। तब तक जैसे नीत्शे कहते थे, बिकम हु यू आर, वो बनिए जो आप हैं, या शायद वो बनिए जो आप बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।